आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 समानांतर श्रेणियों से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन या ये कहें कि आज का जो लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। हम यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर इस लेक्चर में 4 क्वेश्चन करवाऊंगा जो एक से एक इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और आपके बोर्ड पर जो ये क्वेश्चन दिख रहा है इस टाइप के क्वेश्चन अमूमन आपसे पूछे ही जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल डिटेल में कॉन्सेप्ट और बेसिक के साथ में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करवाता हूं ताकि हमेशा लाइफ टाइम आपको याद रहे और एग्जाम में जब यह क्वेश्चन आए तो बड़े ही आराम से आप 2 से 3 मिनट के अंदर इसे सॉल्व भी कर दें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली पूछे ही जाते हैं। उदाहरण नंबर 15 है और इस टाइप का क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी दिया गया है। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब यहां पर एक एपी की बात की जा रही है। एक एपी के प्रथम 14 पदों का हमें 24 पदों का हमें योग ज्ञात करना है जिसका एनवा पद एन इक्वल टू 3 + 2n से दिया जाता है। इसका क्या मीनिंग होता है पहले हम यह समझ लेते हैं क्योंकि यह मीनिंग क्लियर होना जरूरी है। हम रटने पर विश्वास नहीं करते हैं। हम आपको जो भी मैथमेटिक्स करवाएंगे उसमें कॉन्सेप्ट और बेसिक जरूर रहेगा। ठीक है, हम आपको मैथ्स समझाने की कोशिश करते हैं कि मैथ्स समझा जाता है, रटा नहीं जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये क्या है। यहां पर लिखा है एन इक्वल टू 3 + 2n। सबसे पहले हम एपी के बेसिक से ही देखते हैं। हमारी जो एपी होती है उस एपी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में? A1, A2, A3, A4 से लेकर AN तक। ठीक है, ये हमारे पदों के नंबर है एपी के। अब एपी का जो व्यापक रूप लिखा जाता है उसको हम लिखते हैं A और A + D, A + 2D, A + 3D और इससे आगे बढ़ते हुए लास्ट में AN की पोजीशन, AN के नंबर पर जो पद आएगा उसका मान होगा A + n - 1 × D और यह हमारा कहलाता है व्यापक पद। क्या कहलाता है? यह हमारा व्यापक पद कहते हैं इसे। यह हमारा व्यापक पद कहलाता है और यह पूरी जो होती है सीरीज यह आपकी कहलाती है समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो व्यापक पद जो होता है वही इसका स्वरूप होता है कि पूरी आपकी सीरीज कैसी रहेगी यह कौन बताएगा? यह बताएगा आपका an का मान। यह आपका an का मान है और इसे हम व्यापक पद भी कहते हैं और इसको पूरा व्यापक रूप भी कहते हैं एपी का। तो यहां पर इसका क्या मीनिंग है हम देख चुके थे, लेकिन चूंकि यह क्वेश्चन है और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि यहां पर n की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे, ठीक है, n की वैल्यू आप 1 रखेंगे, आपको a और d दिया हो। मान लीजिए a की वैल्यू यहां पर 2 है और d की वैल्यू यहां पर 3 है और आप n की वैल्यू 1 रखते हैं। n की वैल्यू 1 रखने से अर्थ है कि आप a1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो a1 इक्वल टू क्या आएगा? a प्लस यहां an से इसकी तुलना करके रख देते हैं। तो यहां पर a1 समझ रहे हैं आप कि a1 क्यों लिखा है? क्योंकि an इक्वल टू a + n - 1 × d है। तो यहां पर जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे और a आपका 2 है और d आपका 3 है, ऐसा हमने एक एग्जांपल सेट किया है। तो हम यहां पर a1 क्या निकालेंगे? a1 इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू 1 - 1, ठीक है, और आपकी d की वैल्यू है 3, यह रख दी हमने, इक्वल टू a + 0 × 3। तो यह हो जाएगा आपका ओनली a और a की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो हम रख देंगे यहाँ पर 2। तो आपकी इसकी वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर फाइनली 2, हम इसे 2 मान लेते हैं। इसके बाद यदि सेकंड पद आप निकालना चाहें तो आप यहाँ लिखेंगे a2 इक्वल टू a + n - 1 × d। a की वैल्यू है 2 + n की वैल्यू है 2 - 1 × d की वैल्यू है
3, तो यहाँ 2 धन 1 गुणित 3, तो यह हो जाएगा 2 धन 3 मतलब आपका 5, तो यह आपका पद आ जाएगा 5। तो ये आ गया 2, ये 5 और इससे आपका d प्लस होकर d आपका 3 है तो यह आ जाएगा 8 और इससे यह आ जाएगा 11। इस प्रकार से आपकी एपी अब चल पड़ेगी। तो यह आपका जो व्यापक पद है यह आपको बता रहा है कि आपकी सीरीज कैसी रहने वाली है, आपकी एपी कैसी रहने वाली है। और इस क्वेश्चन के अंदर भी उसी व्यापक पद का जिक्र किया गया है कि यहाँ पर जो व्यापक पद है उसका स्वरूप, यहाँ पर इसका स्वरूप ऐसा था। ठीक है, एनसीईआरटी ने हमें दिखाया है कि व्यापक पद का स्वरूप ऐसा होता है। और अब यहाँ एनसीईआरटी ने कहा कि एक और आप नए स्वरूप में पद को बना सकते हैं और वह नया स्वरूप का पद कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही हो। तो इसके रिप्लेसमेंट में n = 3 + 2n का आपको यूज करना है। जैसा हम इसका यूज करके एपी बनाते थे वैसे ही इसका यूज करके अब आपको एक नई एपी बनाना है। चलिए हम अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा काम करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अब लिखते हैं क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। an दिया हुआ है, क्या दिया है, an = 3 + 2n, इस प्रकार से दिया गया है an। और हमें प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें एक एपी बनाना होगी और एपी बनाने के लिए हमें a की और d की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले a की वैल्यू हम निकालते हैं। तो इससे हम a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि प्रथम पद हमारा क्या होता है, हम जानते हैं कि प्रथम जो पद होता है उसे हम कहते हैं a1। ठीक है, उसे कहते हैं a1। और a1 को हम इस फॉर्म में अगर लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं 3 + 2n। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख देते हैं। 3 + 2 × 1, तो यह हो जाएगा आपका 3 + 2, तो यह हो जाएगा 5। तो आपके पास प्रथम पद a1 होता है। हम जानते हैं कि प्रथम पद को हम a1 भी कहते हैं और a भी कहते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस फार्मूले में n की जगह 1 पुट किया। क्या पुट किया, n की जगह 1 पुट करके यह वैल्यू निकाल ली। तो आपको पहला पद आ चुका है। इसी प्रकार से यदि आप चाहें तो दूसरा पद भी इससे फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लेते हैं a2 मतलब वही सूत्र आपका, क्या सूत्र है, 3 + 2n। अब आपका ध्यान इस पर जाना चाहिए कि हमें नया फार्मूला व्यापक पद का दे दिया गया है। यह आपका नया व्यापक पद है और इसी से ही आपको सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, तो a2 के लिए 3 + 2 × 2, यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख दी है। अब = 3 + 2 और 2 दूना 4, तो यह हो गया 7। तो यहाँ पर पहला पद आ चुका है 5, दूसरा पद आ चुका है 7। इसी प्रकार से हम तीसरा पद भी निकाल लेते हैं, a3। तो a3 = क्या है, 3 + 2n। a की तो बात करना ही नहीं है, यहाँ पर 3 + 2n यह दिया गया है और इसी को यूज भी करना है। तो 3 + 2n की जगह है 3, n की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर 3 + 2 दूना 3 दूना 6 और यह हो गया आपका 9। तो इस प्रकार से हमारे पास पहला, दूसरा और तीसरा पद आ चुका है। जब आपके पास पहला, दूसरा और तीसरा पद आ चुका है, इसका अर्थ है कि अब आपने एपी की लाइन बना ली है। तो फाइनली आपकी एपी क्या हो जाएगी, हम यहाँ पर नया पेज ले लेते हैं। हमारी जो एपी है वह बन जाएगी, क्या था हमारा पहला पद, पहला 5 था, दूसरा आपका 7 है, तीसरा 9 है। तो यहाँ पर 5, 7, 9। अब आप समझ गए होंगे कि इसका आगे का पद क्या होना है। इसका आगे का पद होना है डिफरेंस से प्लस होकर। तो हम यहाँ पर d भी फाइंड कर लेते हैं। तो d = 7 - 5, तो इसे हम कह सकते हैं 2। तो d की वैल्यू आती है फाइनली
2 और a की वैल्यू फाइनली आ चुकी है 5। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस डी कर देते हैं। तो प्लस डी आपका 2, तो यह हो जाएगा आपके 11 और इसके बाद आ जाएगा 13 और इसके बाद आ जाएगा 15 और इस प्रकार से आपके सीक्वेंस चलेगी। और सीक्वेंस का लास्ट टर्म क्या आएगा 3 + 2n। अगर हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो फाइनली आपको जो लास्ट का पद है उसे लिख सकते हैं आप 3 + 2n। ये इस टाइप की एपी है। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए यह लिखा है, आपको नहीं लिखना है, इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। अब बात आती है कि प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना। कितने? सूची के प्रथम 24 पदों का। तो 24 पद हमें पहले निकालना थे। अब हमें एक फार्मूला दिया गया है जिसमें आवश्यकता ही नहीं कि 24 पद निकालें और फिर उनका टोटल करें। तो हमें 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 24 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक SN का फार्मूला बना हुआ है। SN का फार्मूला क्या है, उसका यूज हम यहाँ पर कर लेते हैं। वह फार्मूला है सम का, n/2 SN = n/2 2a + n-1 × d, यह फार्मूला हमारा होता है। ठीक है, जिसमें हम n पदों का योग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है 24। तो हमें n की वैल्यू दी गई है 24 पदों का योग ज्ञात करना है। a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर a की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ n की और यहाँ पर d की, और फाइनली हमें SN प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ इसका यूज करते हैं। तो देन ठीक है S24। अब यहाँ लिखेंगे हम S24। क्यों लिखा? क्योंकि n की वैल्यू 24 है। 24 से अर्थ है कि हमें n पदों का योग ज्ञात करना, जितने भी पदों का योग ज्ञात करना है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। इसका अर्थ है कि प्रथम 24 पदों का, प्रथम शब्द आवश्यक लगाना है इसमें, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से करना। 24 पद तो यहाँ से भी हो जाएंगे, 24 पद यहाँ से भी हो जाएंगे, लेकिन प्रथम मतलब प्रथम से स्टार्ट करते हुए चलना है। तो प्रथम से स्टार्ट करते हुए शुरुआत के 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यह फार्मूला यूज होगा। n/2 मतलब 24/2 आपका 2, a की वैल्यू यहाँ पर है 5, ये रख देते हैं 5। ठीक है, प्लस n की वैल्यू 24 - 1 और d की वैल्यू हम निकाल कर लाए हैं 2। ठीक है, यह पुट कर दी हमने। अब सॉल्व कर देते हैं। 2 का भाग 24 में लगाया 12 आया, 5 दूना 10 है, प्लस है यहाँ पर 24 - 1, 24 - 1 मतलब 23 × 2। ठीक, = 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 + 23 दूना 46, और इसे अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो 12 और 46 और 10 हो जाएगा आपका 56। ठीक है, तो यहाँ पर S24 आपको जस्ट वैसा ही लिखना है जैसा मैंने लिखा है। बिल्कुल यह जगह आपके ब्लैंक होना चाहिए ताकि आप इस स्टेप को यहाँ पर समझें। यदि नहीं लिख रहे हैं तो दिखना चाहिए कॉपी चेक करने वालों को कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो S24 = 12 × 56। तो 12 छंग की 72 के होते हैं 2, और हासिल का हमारा 7, और 12 × 5 = 60 और 7 = 69। तो ये हो गया आपका टोटल। ठीक है, जो कि फाइनली हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर यह जो पद है हमारा व्यापक पद है, जो कि व्यापक पद के फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है। मतलब आपका जो n वाला पद है वही व्यापक पद होता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। कई वेरिएशन में इसका यूज़ किया जाता है, कई प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ हमेशा कॉमन रहेगी, वह रहेगी an की वैल्यू। हर क्वेश्चन के अंदर an की वैल्यू दी होगी, अलग अलग बदल कर दे सकते हैं। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं कि हम तो यह रट कर आए थे तो अब नई वैल्यू आ गई तो क्या करें। आप कुछ भी आता है, आपको यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख के पहला पद फाइंड करना है, n की वैल्यू 2 रख के दूसरा पद निकालना है, n की वैल्यू 3 रख के तीसरा पद, n की वैल्यू 4 रख के
चौथा पद निकाल लीजिए और उसके बाद जो कहा जाए, जो इंडिकेट किया जाए वह कर दीजिए। इसमें हमें 24 पदों का योग ज्ञात करना था, वो हमने कर दिया है। तो यह क्वेश्चन हमारा आईएमपी था और सॉल्व भी हो चुका है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज प्रश्नवली 5.3 से है। 5.3 में काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए, हमने सिर्फ आपको डेमो के लिए एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया है। काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो कि आपको एक्सरसाइज में दिए हैं, वो आपको करना है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें थोड़ी वेरिएशन है वह हमने उठा लिया है और बाकी सारे क्वेश्चन भी हम धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन आगे मिलने वाले हैं ताकि रिपीट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर a = 8 दिया है, a n की वैल्यू 62 दी है और a से n की वैल्यू 210 दी है और n और d हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर पदों की संख्या और पदों का अंतर हमें ज्ञात करना है और यह सब दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं सबसे पहले आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया है उसे लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, a की वैल्यू दी है तो a = 8 लिख दिया। a n, तो a n = दिया है हमें 62। प्लस माइनस का विशेष तौर पे ध्यान रखना, यदि प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। एस एन की वैल्यू दी है, एस एन = 210 इस प्रकार से दिया गया है। 3 प्रकार की वैल्यू हमें दी गई है, 3 प्रकार के मान दिए गए हैं। एक तो प्रथम पद दिया है, एक अंतिम पद दिया है। यह हमारा एल भी हो सकता है। ए एन मतलब अंतिम पद, तो प्रथम पद का मान दिया है, अंतिम पद का मान दिया है और हमें दिया है एस एन मतलब पदों का योग। ठीक है, पदों का योग भी दिया गया है, लेकिन कितने पदों का योग है यह नहीं दिया गया है। कितने पदों का योग है यह नहीं दिया गया है, लेकिन यह दिया गया है कि जितने भी पदों का योग है वह 210 है। उनका क्या नंबर है वही n है और क्या डिफरेंस है यह हमें पता करना है। तो हमें डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इन वैल्यूओं को कहीं ना कहीं पुट करके सॉल्व करना होगा। तो यह वैल्यू कहाँ कहाँ पुट हो सकती है, अब आप देखिए। हम फार्मूला यदि एस एन का लेते हैं तो उससे क्या होगा। एस एन का फार्मूला हमारे पास 3 फॉर्म में है। एक फॉर्म हमारा है एस एन = क्या, हमारा जो फार्मूला है वह ये है, एस एन = n/2 a + a n। एक इस तरीके से लिख सकते हैं और इसी फार्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, n/2 a + a n की जगह हम यूज कर लेते हैं l का। इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर an अंतिम पद है और l भी हमारा अंतिम पद ही है। ठीक है, और एक फार्मूला हमारे पास है एस n = n/2 2a + n-1 × d। इस फॉर्म में भी फार्मूला दिया है। तीनों का अर्थ एक ही है, तीनों का अर्थ एक ही है, लेकिन इसका बेसिक्स पढ़ते समय, इस फार्मूले को समझते समय हमने ये बताया था कि यह फार्मूला और यह फार्मूला किस किस जगह यूज किया जाता है। यह आपका एसएन का जो फार्मूला है उसके अंदर पहला पद और अंतिम पद जब दिया हो तो हमें यह उपयोग करना है, और जब आपको अंतिम पद नहीं दिया गया हो तो आपको यह फार्मूला यूज करना है। अब आप देखिए इसके अंदर पहला पद और अंतिम पद दोनों दिए गए हैं, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं, इस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सीधा सीधा रेडीमेड हमारे पास इसका वैल्यू दिया गया, इसका मान दिया गया है एन का, हम इसे यूज कर लेते हैं। और इसके रिप्लेसमेंट में आप इसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही है। तो आप किसी एक फार्मूले को इसमें से रख लें और बाकी को क्लियर कर दें। चूंकि यहाँ पर एन दिया गया है इसलिए हम एन वाला फार्मूला ही उपयोग कर लेते हैं। इसे हम हटा देते हैं इन दोनों को और इस फार्मूला का उपयोग कर लेते हैं। चलिए अब वैल्यू रखते हैं एस एन = n/2, सीधे सीधे वैल्यू ही रख देते हैं। एस एन की वैल्यू है 210, ये रख दी हमने 210 बराबर एन की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो n/2, और ए की वैल्यू यहाँ पर है 8
और ए एन की वैल्यू है 62, ये रख दी मैंने 62। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से क्लियरली हमें एन फाइंड हो जाएगा, क्योंकि एक एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। पहले हमें एन फाइंड करना होगा, उसके बाद हम डी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यूज़ कर लिया। अब 210 गुणित 2, 2 का गुणा 210 में कर देते हैं, तो 210 गुणित 2 बराबर एन, और यहाँ 62 और 8 हो जाएंगे 70। तो यहाँ 210 में जब 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 420 बराबर 70 एन। तो एन की वैल्यू निकालना है, तो यह हो गया 420 बटे 70, 0 से 0 कट गया, तो एन बराबर 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 7 42, एन बराबर आ जाएगा 6। तो आपके पास एन की वैल्यू आ चुकी है 6। अब एन बराबर 6 आ चुका है, मतलब 6 पदों का योग। अब यहाँ से एक बात क्लियर होती है, कितने पदों का? 6 पदों का योग दिया गया है। 6 पदों का योग आपको दिया गया है 210। ठीक है, क्लियर? 6 पदों का योग दिया गया है 210, और जिसका पहला पद हमारा 8 है। अब हमें ज्ञात करना है डिफरेंस। अब डिफरेंस कहाँ से पता चलेगा? यह पता चल गया है कि पदों की संख्या हमारे पास 6 है, और उन 6 पदों का योग हमारा 210 है। तो अब हम सीधे सिंपल से हमारा ए एन का फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह हमारा फार्मूला होता है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया है? ए एन की वैल्यू है 62, यह हमने रख दी 62। ठीक है, ए एन की वैल्यू 62 पुट कर दी। ए की वैल्यू 8 है, वह रख देते हैं, तो ए की वैल्यू 8 हो गई, प्लस एन की वैल्यू 6 आ चुकी है, 6 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमें करना है फाइंड, क्योंकि डी हमें चाहिए। यदि डी मिल जाएगा तो हमारा एन और डी का मान ही आ जाएगा और पूरा काम समाप्त होता है यहाँ पर। तो 62 इक्वल टू 8 प्लस 5D, कितना यहाँ पर 600 में से 1 गया तो 5 बचा, और 5D इसको इधर लाए तो 62 माइनस 8 बराबर 5D। तो 62 में से 8 गए तो आपके पास बचेंगे यहाँ पर 54। ठीक है, तो इक्वल टू 5D, तो D इक्वल टू हो जाएगा 54/5। तो इस प्रकार आपको D की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यह हमारी D की वैल्यू हो गई, यह हमारी N की वैल्यू हो गई। बस यही तो हमें फाइंड करना था। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में समझना होगा कि किस प्रकार से आप एक रणनीति तैयार करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल छोटे से हैं, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है और फिट बैठता है यह एग्जाम में आने के लिए, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि किस फार्मूला का यूज करना। यदि आप एन का फार्मूला इस प्रकार कोई फार्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पर, तो गाड़ी आपकी अटक जाती है डी के लिए। तो डी आपके पास मौजूद नहीं था और एन भी आपके पास मौजूद नहीं था, तो आप इस प्रकार के फार्मूले को कैसे यूज करते। इसलिए हमने इस फार्मूले का जिक्र आपको पहले किया था कि जब भी आपको पहला पद और अंतिम पद दिया हो तो इस फार्मूले का यूज करना है। तो आप एन निकाल लेंगे और लास्ट पद का मान दिया है 62, उसको लेकर हमने डी फाइंड कर लिया। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और IMP प्रश्न है। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी दी गई है, 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। हमें एक एपी दी गई है, इस एपी के कितने पद ले लें कि हमें योग 636 प्राप्त हो जाए। तो कितने पदों का योग 636 हो गई है हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूज करते हैं 636 का। 636 में हमें सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो दिया क्या क्या है, दिया गया है SN का मान, SN बराबर 636, SN बराबर 636
36, लेकिन इसके अंदर हमें एन की वैल्यू नहीं दी गई है और वही हमें फाइंड भी करना है। और क्या दिया गया है, एक एपी दी गई है। एपी क्या है, एक आपकी एपी है, हम इसे लिख देते हैं। एपी क्या है, 9 है, 17 है और 25 है। अब 9, 17, 25 से एपी आगे बढ़ रही है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर ए का मान, ठीक है, एक मान तो हमारा ये आ गया और ए का मान निकल कर आया 9 और ए का मान 9 आ गया। इसके साथ डी का मान 17 माइनस 9, मतलब डी की वैल्यू आती है 8। ठीक है, तो एक मान हमारा ये आ गया, एक ये आ गया, ए का आ गया, डी का आ गया और एसएन का आ गया। यह हमें दिया हुआ है, यह हमें दिया हुआ है। अब इसकी सहायता से हम क्या फार्मूला लगाएं, हमें एक ही रास्ता बचता है एस एन का। एस एन के फार्मूले में 4 राशियां हैं, एक एस एन है, एन है, ए और डी है। तो हम उसमें से कोई 3 राशियां पता होने पर चौथी राशि को फाइंड कर सकते हैं। तो यहां हम लिखते हैं पहले एस एन का फार्मूला, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले में यह n है या a है या n और या d, मतलब n है, a है, n और d और एक SN है। कुल मिलाकर 4 क्वांटिटी हमारे पास दी गई है। 4 में से 3 का मान हमारे पास है, तो 3 का मान रख देते हैं, चौथे का मान आ जाएगा या फिर कुछ आपको सॉल्यूशन का तरीका मिल जाएगा, यूज यही करना है। तो SN की वैल्यू है 636, ये रख दिया हमने 636 इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए का मान है 9, पुट कर देते हैं, प्लस n माइनस 1 और d का मान निकल कर आया था 8, यह भी हमने रख दिया है। बड़े ही आराम से सॉल्व करना है, इसमें गलती हो जाती है लेकिन यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 636 बराबर n बाई 2, ठीक है, यहाँ पर 9 दूना 18 हो जाएगा, प्लस 8n हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व कर दिया। अब 2 का गुणा इससे कर देते हैं, तो 2 गुणित 636, ठीक है, 2 गुणित 636 भी कर सकते हैं और इसका कुछ सॉल्यूशन निकलता है तो पहले यहीं पर देख लेते हैं 2 का। तो n बाई 2 और यहाँ सॉल्व करते हैं, 18 में से 8 गए तो आपके पास बचते हैं 10 प्लस 8n। अब हम इसके अंदर 2 से भाग लगा सकते हैं, तो 2 से भाग लगा लीजिए या इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए। आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, अब ऐसा समझ सकते हैं इसे, 636 बराबर n बाई 2 और गुणित, यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचता है 5 प्लस 4n, इस प्रकार से आ जाएगा और आपका यह 2 से 2 कट गया है। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो आपके पास फाइनली क्या बचता है, हमारे पास, मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, हमारे पास बचता है 636 बराबर n का 5 से गुणा हुआ तो 5n हो गया, ठीक है, और इस n का 4 से गुणा हुआ तो 4n स्क्वायर हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास स्टेप आ चुकी है। अब इस स्टेप को लेके हम 636 को उस तरफ ले जाएंगे तो हमारी स्टेप हो जाएगी 4n स्क्वायर, क्या हो जाएगी, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। इस प्रकार की आपकी स्टेप आ जाएगी, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। माइनस 636 क्यों आया, क्योंकि आपका 636 उधर गया और इसे हमने अरेंज कर दिया, 4n स्क्वायर सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी और फिर हमारी संख्या। तो यह हमारी इक्वेशन बन चुकी है जो कि एक वर्ग समीकरण है। और हम जानते हैं, हम वर्ग समीकरण को बहुत बेहतर तरीके से पढ़कर आए हैं चौथे चैप्टर के अंदर, द्विघात समीकरण, और इसे सॉल्व करने का तरीका हम जानते हैं कि हम इसे गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व कर लेते हैं, तो वही हमारे लिए यहाँ पर बेहतर है। तो हम गुणनखंड विधि के अंदर सबसे पहले इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करते हैं और a और c का मल्टीप्लाई करते हैं। हम आपको
थोड़ा सा यहाँ पर बता भी देते हैं। हम क्या करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करते हैं, a, b और c के मान निकालते हैं और फिर a और c का गुणा करते हैं। तो a और c का गुणा क्यों किया जाएगा, 636 वो भी माइनस का, तो इसका हमें गुणा करके यह पता करना होता है कि इन दोनों का गुणा, मतलब आपका 636 और 4 का दो ऐसी संख्याएं ढूंढना है जिन दोनों संख्याओं का जोड़ घटाव 5n आ जाए और उन दोनों संख्याओं का गुणा 636 गुणित 4 आ जाए। ऐसा हमें कोई नंबर ढूंढना है। तो वह नंबर आपको कैसे मिलेगा, वह नंबर आपको मिलेगा ऐसे 636 गुणित 4। ठीक है, यह हमारा दोनों का गुणा था। अभी माइनस को आप भूल जाइए या माइनस को आगे लगा दीजिए, अभी माइनस को हटा दीजिए। 6 चौको 24, आप इसको गुणा कर देंगे तो फिर टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, इसलिए आप यहीं से इसे टुकड़ों में बांटिए। 636 को दो टुकड़ों में अगर लिखें तो 318 गुणित 2 गुणित 4, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। और इसके टुकड़ा करना पड़ेंगे, हम इसके टुकड़े करते हैं तो 318 को क्या लिख सकते हैं, 159 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 4, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी भी हमारी बात नहीं बनेगी क्योंकि हमें लाना है 5n। हम 159 को लिख सकते हैं 159 को 53 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 4, इस प्रकार से लिख देते हैं। अब आपके पास इसका देखिए और इसका देखिए, 3 दूना 6 दूना 12 चौको 48, तो यहाँ हमारा फाइनली आ चुका है 53 इंटू 48, इसको लिखा जा सकता है। अब आप फाइनली डिसीजन पे पहुंच चुके हैं कि 53 गुणित 48 का अर्थ होता है कि 636 गुणित 4। ये इसके गुणनखंड थे, हमने गुणनखंड किए। गुणनखंड के कई तरीके होते हैं लेकिन फास्ट तरीका यही होता है क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में, और आपको भी यहाँ पर सिर्फ ये करना है कि 5n को ब्रेक करना है। तो 5n को ब्रेक 53 और 48 में कर सकते हैं। हमें चाहिए माइनस, तो इसमें से एक माइनस आएगा और एक प्लस आ जाएगा। तो फाइनली इसे लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखने के लिए जो संख्याएं मिलेगी वह कहाँ से मिलेगी, वह आपको ऐसे फैक्टर करने से, ऐसे गुणनखंड करने से मिलेगी। तो हमें या a और c का मल्टीप्लाई किया और उसका गुणनखंड किया, तब जाके ये नंबर मिले हैं। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप आपकी इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, तो यहाँ से आप थोड़ा सा आप इसे अरेंजमेंट में अगर बेहतर करना चाहें तो इसको इधर और इसको इधर भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। तो यह ज़्यादा बेहतर रहेगा, हम 48 को इधर लिख लें, ठीक है, और 53 को उधर लिख लें। लेकिन जो लिखा हुआ है मैं इसे ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो आप जैसा चाहें लेकिन आंसर वही आएगा। तो यहाँ पर दोनों में कोई कॉमन नहीं है क्योंकि 53 और 4 के अंदर कॉमन नहीं होता है। तो यहाँ से हम n कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 4 प्लस 53 आ जाएगा। और इसके बाद माइनस 48 और 636, 48 और 636, यहाँ से n लिखना हम भूल गए हैं, यह आपका n है 4n। और यह अब यहाँ से 48 और 636 इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से देखेंगे हम, ये 12 की टेबल में आता है और ये भी 12 की टेबल में आ जाएगा। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं 12 कॉमन। तो 12 चौको 48 मतलब 4n, और सीधा सा दिख रहा है कि यहाँ 4n आया तो यहाँ भी 4n आएगा। तो मैंने कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं किया है, सिर्फ इसका ही कैलकुलेशन यहाँ पर क्या है कि 12 चौको 48। और यहाँ पर मैं अब इसे चेक भी करूँगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस, इसलिए माइनस में से माइनस कॉमन निकला तो प्लस बचा। ओके, और फाइनली यहाँ पर 636 में से 12 कॉमन का अर्थ है कि 636 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 636 को हम लिख सकते हैं 12 गुणित 53, क्या लिख सकते हैं 12 गुणित 53,
हमारे पास यही बचेगा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से इक्वल टू 0। अब दोनों जगह ब्रैकेट में एक जैसा नंबर आ चुका है, हम इसे कॉमन ले लेते हैं। तो 4n + 53 और यहाँ n - 12 एक ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल टू 0। या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, दोनों ब्रैकेट का गुणा 0 है। इसका अर्थ है कि या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। 4n + 53 इक्वल टू 0। हम वर्ग समीकरण में बहुत ही डीपली इसे पढ़ कर आए हैं, तो यहाँ फटाफट इसे सॉल्व कर देते हैं। या फिर n - 12 इक्वल टू 0। अब दोनों में से हमें एक यूज़ करना है, तो हम लिखेंगे एक एक करके। यदि 4n + 53 इक्वल टू 0, यदि ऐसा है तो n की वैल्यू क्या आएगी? n की वैल्यू आ जाएगी -53/4। एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। और दूसरी निकालते हैं। यदि n - 12 = 0 लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं? तो n की वैल्यू आ जाएगी +12। ठीक है, हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है, एक आ चुकी है यह वाली और एक आ चुकी है यह 12। अब यहाँ पर माइनस दिया है, यहाँ पर नंबरों की संख्या माइनस में दी है। आपने कभी सुना है कि कोई एपी या कोई काउंटिंग के नंबर, कोई भी काउंटिंग का नंबर माइनस में हो सकता है? बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है यहाँ पर ये -53/4, और मैं इसे यहाँ पर छोड़ने वाला हूँ। लेकिन इसे छोड़ने का कारण आप सुन लीजिए, समझ लीजिए कि n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती। कौन से n की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उस n की कि आपकी एक एपी है और एपी में जो नंबर है, जो संख्याएं हैं, जो एपी के मान हैं, उनको गिनते हुए जाएंगे हम। तो या तो हमें एपी में एक पद मिलेगा या 2 पद मिलेंगे या 10 पद मिलेंगे। 0 पद नहीं मिल सकता है, माइनस में पद नहीं मिल सकते हैं कि किसी एपी में -6 पद है, ऐसा नहीं हो सकता। एपी का डिफरेंस माइनस में हो सकता है। तो कोई भी संख्या गिनती में कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम n की वैल्यू +12 को सिलेक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के फाइनल सॉल्यूशन में हमें n का मान चाहिए था और n का मान निकल कर आया है। क्या आया है? कितने पद? n = 12 पद। ठीक है, इसका आंसर यह आ जाएगा। ठीक है, n = 12 पद यहाँ पर हम लिख देंगे। तो n = 12 पद से अर्थ है कि 12 पदों को लेने पर इस एपी के पदों का योग 636 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा SN फार्मूला किस प्रकार से यूज़ किया जाता है और आपके एग्ज़ाम में इस फार्मूले को लेकर किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं तो आपने यदि सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि थोड़ा खुश होने का मौका हमें भी मिल सके। और यदि आप पहले से सब्सक्राइबर हैं और हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे फॉलोअर हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप निश्चिंत रहिए, आपको डीपी ऑडिटोरिया से काफ़ी कुछ फ़ायदा होने वाला है। मैं बहुत बड़ा प्लान लेके आपके लिए मैथमेटिक्स लेके आया हूँ और आप यकीन मानिए कि आप सेशन एंड तक अदर बच्चों से ज़्यादा नंबर लेकर आएंगे। कैसे लेके आएंगे ये हम पर छोड़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच।